चलो अभी कितना वेट करना पड़ेगा मेरे को ये बता दिया करो फिर। प्रैक्टिकल बायो का कैसे करते होंगे? हाँ पता नहीं कैसे करते बेटा, ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं क्या बायो के? ऑनलाइन बायो के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं क्या? अच्छा, चलो अच्छी बात है, अगर ऑनलाइन भी हो रहे हैं तो बढ़िया है, करो फिर। कैसे करवाते होंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ, ऑनलाइन कैसे प्रैक्टिकल होते हैं। अच्छा वाइवा लेते हैं, ओके ओके। हाँ ऐसा बोलो ना, वाइवा है, प्रैक्टिकल का वाइवा है, ये बोलोगे तो समझ आता है। ऑनलाइन प्रैक्टिकल करवा रहे मतलब ये क्या मतलब समझूँ मैं? वाइवा बोल सकते हो आप, वाइवा चल रहा है ना? हाँ। हम्म। બાયોમાં વાયવા ચાલે છે એટલા માટે મોડું થઈ ગયું. ઓકે, હવે તે વાયવા પટી ગયું. रहने दो, गुजराती मेरे को सूट नहीं करती ना, इसलिए मैं बोलता नहीं ज़्यादा. मेरे पे हिंदी सूट करती है, इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ. गुजराती इज़ नॉट फॉर मी. ठीक है. गुजराती इज़ फॉर एवरीवन. दूसरे प्रैक्टिकल्स तो समझ सकते हैं, बायो के कैसे करेंगे? हाँ बायो के कैसे करोगे, वही सोचने वाली बात है. बायो के प्रैक्टिकल्स कैसे करोगे? मैम को पूछो, मैम करवाएगी ना, मैम को पूछना, अच्छे से बताएगी मैम. बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, होता तो मैं बता देता. वैसे मैंने पढ़ा तो था 11th-12th में, उसके बाद अपना बायो से कोई नाता नहीं है, तो उनको पता भी नहीं है बायो में क्या होता है. 11वीं-12वीं में पढ़ा था, उसके बाद नहीं. मैं तो मैथ स्टूडेंट था वैसे, पर बायो में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था, थोड़ा बहुत बायो भी पढ़ लेता हूँ. ठीक है. अब मेरे को खाली एक ही लाइन याद है बायो में, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना? ये तो सबको पता होगा, जितना मुझे पता है उतना आपको भी पता है. चलो. वैसे बायो का बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमको, ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए. ठीक है. एक्सपर्ट भले आप कोई भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन बेसिक्स आपको हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, क्योंकि असल में हर चीज़ जो है वो साइंस का पार्ट है ना? एवरीथिंग इज साइंस. तो साइंस के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए. इसके आगे एक भी शब्द नहीं आता बायो में. हाँ बायो में अगर आपको इतना भी आता है तो बहुत है. माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल. आपको और क्या करना है ज़्यादा जान के? उतना आपके लिए बहुत है. नॉन बायो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बायो वालों की बात नहीं कर रहा हूँ. नॉन बायो स्टूडेंट्स, नॉन बायो वालों को ज़्यादा बायो पढ़ के करना क्या है? चलो क्लास स्टार्ट करते अपन. तो कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे? हाँ मॉर्निंग क्लास में हम क्या कर रहे थे? अच्छा बायो में इंटरेस्ट बच्चों का ना वहाँ से डेवलप होता है. एक चैप्टर सबका फेवरेट होता है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन सबको पता रहता है ना? एक चैप्टर बायो में सबका फेवरेट होता है. वो पढ़ने के लिए जो नॉन बायो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी चले जाते हैं. मैथ्स वाले होके भी बायो पढ़ने में उनका मन कर जाता है. वो एक ही चैप्टर होता है जिसको पढ़ने में मैथ्स वाले स्टूडेंट्स बहुत क्रेज रखते हैं. ठीक है. अच्छा. तो अब आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी है, ज़्यादा तो मैं बोलता ही नहीं. आ जाओ अपन क्लास स्टार्ट करते हैं. तो मॉर्निंग क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में देख रहे थे ना. हमने पैरेलल और सीरीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया था. अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. सुबह मैंने आपको बताया था
कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई सर्किट अगर दिया रहता है, सपोज करो हमें ऐसा कोई सर्किट गिवन है, नॉर्मली सीरीज़ और पैरेलल तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब सर्किट इस तरह के आने लगते हैं तो हम भी एक बार सोचते हैं भैया ये क्या पूछ लिया है ना। तो इस तरह के जब सर्किट्स आपको दिए हैं सपोज करो, और सबका रेजिस्टेंस आर के बराबर है ना। ये वाला सर्किट हम सुबह की क्लास में डिस्कस कर रहे थे। सपोज दिस इज़ योर पॉइंट ए एंड दिस इज़ योर पॉइंट बी, और हमें ए बी के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबका रेजिस्टेंस आप आर मान लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कंसेप्ट की जो बात है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया था, इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने से पहले जो हमें कंसेप्ट है वो ये पता होना चाहिए। कंसेप्ट इज़ दैट कि जब सपोज करो पहले इस जिस पॉइंट के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो। सबसे पहला काम तो आप ये करो, जैसे ही मैंने बैटरी लगा दी तो यहाँ पे सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा V के बराबर और नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा 0 के बराबर। इतना हम सब जानते हैं, हम बहुत ज्ञानी बन चुके हैं, तो हमें ये सब चीज़ें तो पता चल जाती है। बहुत बेसिक चीज़ है, ये हम पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ जो बच्चे मॉर्निंग क्लास में नहीं आए थे। तो यहाँ से सपोज करो आपकी करंट I निकली है ना, तो ये I करंट यहाँ पे पहुँच गई है ना। I करंट आपकी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। अब देखो इस जंक्शन पे आपकी करंट डिवाइड हो रही है, तो सपोज करो ये वाले ब्रांच में आपकी करंट जा रही है I1 है ना। सपोज करो ये वाले ब्रांच में करंट कितनी जा रही है, I1 अमाउंट ऑफ करंट जा रही है, ठीक है। अब हम सबको पता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम, तो जितना करंट ये रेजिस्टर ड्रॉ करेगा उतना ही करंट ये वाला रेजिस्टर भी आपका ड्रॉ करेगा है ना, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो जितनी करंट ये वाली ब्रांच में जाएगी उतनी आपकी करंट ये वाली ब्रांच में भी जाएगी, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे I1 करंट गई, तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो कुछ पोटेंशियल आपका ड्रॉप होगा है ना। यहाँ से जब, क्योंकि रेजिस्टर से जब आप जाओगे गुजरोगे और इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल है V, और जब आप इस रेजिस्टर को क्रॉस करोगे तो कुछ पोटेंशियल आपका ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने के बाद सपोज करो इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल हो जाता है X। सिमिलरली अगर मैं ये वाली ब्रांच में देखूँ तो जितना पोटेंशियल इस ब्रांच में ड्रॉप हुआ उतना ही पोटेंशियल ये वाली ब्रांच में भी ड्रॉप होगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस एक्चुअली तो सेम ही है ना। दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। जितना पोटेंशियल इधर ड्रॉप होगा उतना पोटेंशियल आपका इधर ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल कितना होगा, X। तो फंडामेंटल चीज़ ये है यहाँ पे कि जब आपका पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये कंसेप्ट है, जब आपका पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उस ब्रांच में आपका करंट का फ्लो नहीं होता है। जब आपका पोटेंशियल सेम हो जाता है किसी भी दो पॉइंट्स पे, तो वो वाली ब्रांच में आपका करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जितना करंट आपका यहाँ इस ब्रांच में गया था I1 उतना ही इस ब्रांच से वापस आ गया, और जितना करंट आपका इस ब्रांच में गया था I1 उतना करंट यहाँ से वापस आ गया, और दोनों जब मिल गए तो वापस क्या बन गए, I बन गए। बात समझ आई? तो इसको मैंने सुबह आपको ऐसे बताया था कि आप क्या करो, जैसे ही आपको ये फंडा पता चला तो आपने ये रेजिस्टर को नेग्लेक्ट कर दिया और आपने फिर ये दोनों रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट हो गए तो इनका इक्विवेलेंट निकाल दिया 2R। फिर ये दो सीरीज़ में कनेक्ट हो गए तो आपने इनका इक्विवेलेंट निकाल दिया 2R। अब ये दो पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आ गया था, R के बराबर आ गया था, ठीक है। इक्विवेलेंट R कितना आ गया था, R के बराबर आ गया था। ये तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट से बता दिया। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स और हैं। ये तो आपका फर्स्ट मेथड है जो बेसिक मेथड हो गया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो अप्रोच और हैं जिनको मैं बोलूँगा। पहले अप्रोच की बात करता हूँ, दैट इज़ योर बाय मिरर सिमेट्री, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम मिरर सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मिरर सिमेट्री क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझोगे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा। और जो आपके जेई के क्वेश्चंस आते हैं, जेई और कई बार नीट में भी आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, हालांकि चांसेस थोड़े रेयर होते हैं। नीट में नीट वाला जो है न्यूमेरिकल पॉइंट पे कम फोकस करता है,
जेई वाला न्यूमेरिकल पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करता है। तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक बात कहूँगा कि फिज़िक्स की जितनी भी थ्योरी है उनको बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि नीट के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके थ्योरी से निकल जाएंगे। न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम होता है नीट में, होता है लेकिन एज कम्पेयर टू जेई उसका जो मैग्नीट्यूड होता है कम होता है। जेई वालों को न्यूमेरिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना होता है, थ्योरेटिकल पार्ट उनके लिए थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो मिरर सिमेट्री तो आप दोनों को आना चाहिए, चाहे जेई वाले हो चाहे नीट वाले हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सपोज करो मैं वही क्वेश्चन को फिर से कंसिडर करता हूँ। देखो इधर ये मेरा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, और बीच में मेरा एक रेजिस्टेंस था। इस तरह का मेरा सर्किट था। ठीक है, और मुझे इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। सबका रेजिस्टेंस आर के बराबर, आर 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 और आर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मिरर सिमेट्री क्या बोलता है, जिस पॉइंट के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके परपेंडिकुलर मैं एक मिरर लगा दूंगा। मतलब मैंने ये वाली ब्रांच, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मिरर लगा दिया। बड़े ध्यान से देखो, ये वाली ब्रांच पे मैंने क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया। ठीक है, मिरर सिमेट्री से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, ये वाली ब्रांच पे हमने क्या किया, एक मिरर लगा दिया। दिस इज माय मिरर। ठीक है, अब मिरर सिमेट्री क्या बोलता है, देखो जैसे ही आपने मिरर लगाया तो ये इसका मिरर इमेज है। आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर आप मिरर लगा दोगे तो राइट हैंड साइड पे बिल्कुल सेम इमेज आपको दिखाई देना चाहिए। इतनी बात में तो किसी को शक नहीं। तो अब देखो, अगर यहाँ से आपका करंट आई एंटर हो रहा है और यहाँ पे आपका करंट सपोज करो I1 गया है ना, यहाँ पे आपका करंट I1 एंटर हो रहा है, तो मिरर सिमेट्री क्या बोलती है कि जितना इस ब्रांच में करंट जाएगा उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा। मिरर सिमेट्री तो यही बोलती है, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है ना, ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट साइड का वो इस पार्ट का मिरर इमेज है। तो मिरर में जब आप इस पार्ट को रखोगे तो I1 करंट इधर भी आपको दिखाई देगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी I1 करंट जा रहा है तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा, मिरर में देखोगे तो I1 ही दिखाई देगा। बात समझ आई? तो मिरर जहाँ पे आप मिरर रखते हो वो वाली रेजिस्टेंस आपकी नेग्लेक्ट हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिरर सिमेट्री का अप्रोच क्या बोलता है, जिस एक्सिस पे आप मिरर रखते हो वो एक्सिस के अबाउट आपकी जो भी रेजिस्टेंस होती है वो सब नेग्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, मिरर अप्रोच ये बोलता है। तो हमने इस एक्सिस पे मिरर लगा दिया तो ये वाली रेजिस्टेंस हमारी नेग्लेक्ट हो गई। सीधी सी बात ये है। अब देखो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। वापस देखो, जैसे ही आपने ये मिरर लगा के देखा तो ये रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस R, अगेन ये दोनों सीरीज में हो गए क्योंकि दोनों ब्रांच में करंट सेम है। तो वही आप अप्रोच लगाओगे, 2R और 2R, दो रेजिस्टेंस आपको मिल जाएंगे। ये भी रेजिस्टेंस दो सीरीज में हो गए, ये भी दो सीरीज में हो गए, तो 2R और 2R पैरेलल में हो गए, तो इनके अबाउट आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज योर R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वापस आपको कितना मिलेगा, R मिलेगा। लेकिन अब की बार हमारा अप्रोच अलग था, है ना। पहली बार हमारा अप्रोच अलग था, सेकेंड टाइम हमारा अप्रोच अलग है। अब हमने मिरर सिमेट्री से वही सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसका एक और अप्रोच आपको बताता हूँ, एक और तीसरा अप्रोच है, दैट इज योर प्लेन सिमेट्री और यू कैन से फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, तीसरे अप्रोच की अगर मैं बात करूँ, दैट इज योर प्लेन सिमेट्री और यू कैन से योर फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, तीसरा जो अप्रोच है दैट इज योर फोल्डिंग सिमेट्री। अभी ये कंसेप्ट आपको एक बार समझ आ गया तो इस पे आप बड़े बड़े सर्किट्स भी आप इस पे सॉल्व कर सकते हो ना। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट इस पे सॉल्व हो जाते हैं अगर ये दोनों सिमेट्री आप सीख गए तो वापस मैंने क्या किया, वापस सेम क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूँ। ये मेरा रेजिस्टर था, यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टर था, यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टर था,
अगेन आई एम कंसिडरिंग द सेम क्वेश्चन, ठीक है। और इधर बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये मेरा पॉइंट ए था और ये मेरा पॉइंट बी था। अब मैं देखो फोल्डिंग सिमेट्री लगाऊंगा, है ना, सबका रेजिस्टेंस आर गिवन है। फोल्डिंग सिमेट्री कैसे लगाते वो देखो, है ना, सबका रेजिस्टेंस आपको आर के बराबर गिवन। तो जैसे यहाँ पे आपकी करंट आई जा रही थी, है ना, ये हम सबको पता है, और यहाँ पे आपकी करंट I1 एंटर हुई, है ना, यहाँ पे आपकी करंट I1 एंटर हुई। अच्छा, ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल हमें सेम मिल रहा था, है ना, ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल हमें सेम मिल रहा। फोल्डिंग सिमेट्री कैसे लगाते देखो, फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है आपको जिस टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आप इस एक्सिस के अलाउंग अपने सर्किट को फोल्ड कर दोगे। फोल्ड कर दोगे मतलब इसको इसके ऊपर रख दोगे, फोल्ड करके नीचे वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट पे रख दोगे। मतलब ये ट्राइंगल दो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर देंगे मतलब ऐसे, अब आप समझ सकते हो ना, जैसे कि ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो आपको ये रेजिस्टेंस इस तरह से दिखाई देंगे। P और Q एक के ऊपर एक आ जाएंगे और ये दो रेजिस्टेंस भी ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, हमने इस एक्सिस के अबाउट इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, दिस इज योर एक्सिस जिसके अबाउट हमने फोल्ड किया। तो जैसे ही मैंने फोल्ड किया तो ये रेजिस्टेंस आपके ऊपर आ गए, इधर आर 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 और आर। ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस आपका एज इट इज रहेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। बात समझ आई आपको? बात समझ आई कि नहीं आई? ये ऐसे ही हवा में लटका रहेगा। अब इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है, तो इसको बनाने का ना बनाने का कोई सेंस बनता भी नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर ओवरलैप कर दिया, है ना। ये वाले ट्राइंगल के ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल को हमने ओवरलैप कर दिया। तो जैसे ही ओवरलैप किया तो अब आपका सवाल देखो कितना सिंपल हो गया। ये दो आपके पैरेलल में हो गए और ये दो आपके पैरेलल में हो गए, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सीरीज में हो जाएगा। तो देखो ये दो पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका r/2। पैरेलल का इक्वेशन लगा के देखो, और ये दो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। ये हमारा A पॉइंट और ये हमारा B पॉइंट। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r/2 विच इज इक्वल टू r। अगेन यू विल गेट द सेम आंसर। तो एक ही क्वेश्चन को करने के आपके पास तीन तरीके हैं। या तो आप बेसिक से चलो, या आपके पास मिरर सिमेट्री अप्रोच है, या आपके पास फोल्डिंग सिमेट्री अप्रोच है ना। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, सिमेट्री वाला अप्रोच तभी लगता है जब आपके सारे रेजिस्टेंस ऐसे आइडेंटिकल दिए हो। देखो सिमेट्रिक अप्रोच तभी हम लगा सकते हैं ना, रेजिस्टेंस आपके आइडेंटिकल होने चाहिए। देख लो इस तरह के रेजिस्टेंस अगर आपको दिए तो आप दोनों में से कोई भी सिमेट्री अप्लाई कर सकते हो। सबको क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस, अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि अब हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसी पे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिस्कस कर लेंगे, किस किस तरह के नेटवर्क्स बन सकते हैं, है ना। दोनों सिमेट्री अपने को क्लियर होनी चाहिए। एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, देख लो आप लोग सब, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जो बच्चे पहली बार देखते हैं, जिन्हें अप्रोच नहीं पता होते, उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। अब आपको अप्रोच पता चल गई, अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे। इस तरह का सर्किट दिया हुआ था, ये क्या हो गया,
इस तरह का सर्किट आपको दिया हुआ सपोज करो, ठीक है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सबका रेजिस्टर आपको आर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इस तरह का सवाल आया हुआ एग्जाम। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास देखो बड़े सारे अप्रोच हैं। आप चाहो तो प्लेन सिमेट्री लगा लो, आप चाहो तो मिरर सिमेट्री लगा लो, आप चाहो तो बेसिक मेथड से भी जा सकते हो। तो चलो पहले बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको किस तरह से सोचेगा, है ना। नॉर्मल स्टूडेंट जो बेसिक मेथड अप्रोच करेगा वो इस तरह से सोचेगा, पहले इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देगा, है ना। इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सपोज करो V है आपका डिफरेंस, तो ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ से करंट I एंटर हुआ, ठीक है। अब ये वाली ब्रांच में कुछ करंट गया, सपोज करो I1 करंट गया। अच्छा, जितना करंट ये ड्रॉ करेगा उतना करंट ये भी ड्रॉ करेगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अच्छा, जितना ये ड्रॉ करेगा उतना ये भी ड्रॉ करेगा, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इधर भी होगा। तो कहने का मतलब है ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा। अगर ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल आपका सेम हो गया तो ये वाली ब्रांच में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, ये वाली ब्रांच में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सिंपल अप्रोच तो हमें ये बोलता है कि अगर ये दो ब्रांच में आपका मतलब ये वाली ब्रांच में अगर आपका करंट का फ्लो नहीं होगा तो मेरा सिंप्लीफाइड सर्किट ऐसा कुछ बन जाएगा। ये मेरा R है, ये मेरा R है, नीचे मेरा R रेजिस्टेंस है, राइट साइड पे मेरा R रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे R है और यहाँ पे भी R। इस तरह का मेरा सर्किट बन जाएगा। ये मेरा पॉइंट हो गया A और ये मेरा पॉइंट हो गया B। क्योंकि इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल आपका सेम है तो यहाँ पे ये वाली ब्रांच में आपकी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो आपके सीरीज़ में हो गए, तो सीरीज़ में आपके रेजिस्टेंस हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ ये आपका 2R के बराबर हो गया, नीचे वाला बीच वाला भी आपका क्या हो गया 2R के बराबर हो गया, और लास्ट वाला भी आपका जो ब्रांच है वो 2R के बराबर हो गया। अब ये तीनों आपके पैरेलल में हो गए, है ना। तीनों आपके किस में हो गए, पैरेलल में। जैसे ही पैरेलल में हो गए तो आपको पैरेलल का इक्वेशन पता ही है, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ से आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, विच इज़ 3/2R इज इक्वल टू 1/R। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2R/3, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R/3। ये तो आपका बेसिक अप्रोच हो गया, है ना। इस क्वेश्चन को हमने बेसिक अप्रोच से किया, हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया, फिर देखा कौन सी ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, उस ब्रांच को हटा दिया, तो हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब हम इसको मिरर सिमेट्री से करके देखते हैं। मिरर सिमेट्री से भी आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आप चाहो तो इसमें मिरर सिमेट्री लगा के देख सकते हो, है ना। मिरर सिमेट्री आप कैसे लगाओगे, मिरर सिमेट्री के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, मतलब जिस टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है, जैसे A और B के अक्रॉस आपको निकालना है, तो उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे आप मिरर को पुट करोगे, है ना। अब इसको मिरर सिमेट्री से करके देखते हैं। देखो मिरर सिमेट्री से अगर मैं ये सवाल को करूँगा तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा चौथा रेजिस्टेंस। सिमिलरली ये मेरा पांचवा, ये छठा, यहाँ पे सातवां और यहाँ पे 8। इस तरह का आपको दिया हुआ है सर, सबका रेजिस्टेंस R के बराबर।
अब जैसे ही आप मिरर प्लेस करोगे, है ना, तो आपको ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम मिरर कहाँ पे प्लेस करेंगे, ये जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं मिरर प्लेस करूँ, यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया, ऐसे मिरर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे मिरर बना दो, बना भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब जिस एक्सिस के अक्रॉस आप मिरर लगाते हो वो रेजिस्टेंस आपके नेग्लेक्ट हो जाते हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। जिस एक्सिस पे आप मिरर प्लेस करोगे वो रेजिस्टेंस आपके गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब मिरर अप्रोच देखो, अगर इस ब्रांच में करंट I1 है तो मिरर इमेज इसका क्या होगा, ये वाली ब्रांच में भी करंट I1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे करंट आपका I1 है सपोज करो, तो यहाँ भी करंट आपका क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे करंट आपका I1 है तो यहाँ भी करंट आपका क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए, ठीक है। एकदम मिरर इमेज आपको दिखाई देना चाहिए। तो अगेन आपका सवाल देखो सिंपल हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके गायब हो गए मिरर अप्रोच से। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, ये दो आपके सीरीज में हो गए, नीचे वाले दो भी सीरीज में हो गए और वो इसके साथ पैरेलल में हो गए। अगेन यू विल गेट द सेम आंसर विच इज 2R/3। सॉल्व करके देखोगे आपका वैसा ही सेम सर्किट बनेगा सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो ये हमारा मिरर अप्रोच हो गया। इसके अलावा आप चाहो तो इसको फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकते हो। फोल्डिंग सिमेट्री से क्वेश्चन कैसे होगा, देखो सेम सवाल फोल्डिंग सिमेट्री से। ये हमारा रेजिस्टर हो गया, हमारा दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, चौथा रेजिस्टर, है ना। यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसको मिरर सिमेट्री से, सॉरी फोल्डिंग सिमेट्री से देखो, ठीक है। इस तरह का आपका रेजिस्टर सपोज करो दिया हुआ, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट। अब हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया, है ना। सपोज करो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आपका क्यू। फोल्डिंग सिमेट्री आप हमेशा एक्सिस क्या लोगे, जो आपकी एक्सिस टर्मिनल के अक्रॉस है, इस एक्सिस के आप अलोंग इसको फोल्ड कर दो। तो जैसे ही मैं फोल्ड करूंगा तो ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, क्यू वाला पॉइंट पी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, है ना। क्यू वाला पॉइंट आपका पी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो आपकी सर्किट कुछ इस तरह से बनेगी, देखो ये आपका एक रेजिस्टेंस, इसके ऊपर आपका दूसरा रेजिस्टेंस ओवरलैप कर जाएगा, तो आपका पी और क्यू साथ में आ जाएगा, ठीक है। अरे समझ आ रहा है ना सबको, हाँ या ना बोलते जाना, कहीं भी डाउट लगे तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसके ऊपर भी दो रेजिस्टेंस आपके ओवरलैप हो गए, क्यू वाला पॉइंट आपका ऊपर आ गया, है ना। और यहाँ वाला रेजिस्टेंस तो एज इट इज आपका जो लगा हुआ है वो लगा ही हुआ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये तो एज इट इज आपका लगा हुआ है, तो वो हमने एज इट इज शो कर दिया। तो ये हमने फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पे अप्लाई करी। अब अगेन देखो, ये वाले दो रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/2। ये दो रेजिस्टर आपके पैरेलल में हो गए, इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/2। R/2 और R/2 सीरीज में हो गए, तो उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R के बराबर। इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R के बराबर। और नीचे वाले दो का सीरीज में इक्विवेलेंट है, ये कितना आ जाएगा, 2R के बराबर, ठीक है। ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है। अब ये दो रेजिस्टेंस अगेन आपके पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में आपको वापस फॉर्मूला लगाओगे, 2R × R अपॉन 2R + R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2R/3। देखो फिर से सेम आंसर मिला। तो फोल्डिंग सिमेट्री से भी आपको बिल्कुल सेम आंसर मिला जो हमने मिरर सिमेट्री से निकाला था। क्या आपको ये बात समझ आई? तो बहुत ही तगड़ा वाला रूल है, अगर आप ये रूल सीख जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, मज़ा आएगा आज आपको। आज हम डिफरेंट कैटेगरी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो इन सिमेट्री पे बेस्ड, ठीक है। सब लोग रेडी हो? चलो अब देखो, सपोज करो मेरे पास ऐसा कोई सर्किट,
ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए एंड बी, है ना। अगेन आपको सबके रेजिस्टेंस सेम दिए हुए हैं, आर 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 आर, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, है ना। बात समझ आई? तो अब हमने क्या किया, देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पे देखो मिरर सिमेट्री लगाते हैं, मिरर सिमेट्री से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मिरर सिमेट्री हमें क्या बोलता है कि हमें जिस टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आप एक मिरर डाल दो, है ना। यहाँ पे आप एक मिरर डाल दो, यहाँ पे हमने एक मिरर डाल दिया, ठीक है। उस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक मिरर लगा दिया। अब बड़े ध्यान से देखो, मैंने मिरर तो लगा दिया, अब करंट आपका जो जाएगा, है ना, करंट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सपोज करो यहां से आपका करंट आ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका करंट कितना जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? फिर कुछ करंट आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर सिमेट्री क्या बोलता है, ये वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना, मिरर सिमेट्री क्या बोलता है, अगर ये ब्रांच में I1 करंट जाएगा तो ये वाली ब्रांच में भी I1 ही बाहर निकलेगा, क्योंकि इसका मिरर इमेज ऐसे ही बनेगा ना। इसका मिरर इमेज आप बनाओगे तो मिरर इमेज इधर ही आएगा, ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है, I1 इधर से जा रहा है, I1 इधर से बाहर आ रहा है। अगर ये वाली ब्रांच में आपका I2 करंट जाएगा तो ये वाली ब्रांच में भी I2 करंट ही जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज बना के देखो, मिरर इमेज सेज दैट अगर हमने यहाँ पे मिरर रखा है तो जो ये वाली ब्रांच में करंट जाएगा वही ये वाली ब्रांच में करंट जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सही सही बताओ। अब एक कॉमन सेंस में लगाऊं तो मेरा कॉमन सेंस ये बोलता है अगर यहाँ से I2 करंट जा रहा है और पूरा का पूरा करंट ये वाली ब्रांच में चला जा रहा है तो ये जंक्शन तो हमें उल्लू बना रहा है, ये जंक्शन का तो कोई काम ही नहीं। और अगर यहाँ से आपका I1 करंट जा रहा है और पूरा का पूरा I1 करंट इधर ही चला जा रहा है बिना किसी मिसयूज के, तो ये जंक्शन का तो कोई रोल ही नहीं रह गया ना, जंक्शन तो हमें उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है। इस तरह के जंक्शन को हम बोलते हैं फ्रॉड जंक्शन, इस तरह के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड जंक्शन। इस तरह के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड जंक्शन, ठीक है। अब ये जंक्शन हमें उल्लू बनाने के लिए दे दिया है, जबरदस्ती का दे दिया है, क्यों, क्योंकि I2 करंट इधर जा रहा है तो पूरा का पूरा करंट तो इधर ही चला जा रहा है ना, तो फिर जंक्शन का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये सर्किट आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ध्यान से देखना, इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ऊपर वाले रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहेंगे, नीचे वाला रेजिस्टेंस भी एज इट इज रहेगा। ये वाला रेजिस्टेंस देखो, ये जंक्शन हमें उल्लू बना रहा है तो हमने उस जंक्शन को सेपरेट कर दिया, ये जंक्शन हमें उल्लू बना रहा है तो उस जंक्शन को हमने सेपरेट कर दिया। क्या आपको बात समझ आ रही है? इस जंक्शन का कोई यूज ही नहीं था ना, क्योंकि जितना करंट इधर जा रहा है उतना करंट इधर वापस जा रहा है, जितना करंट इधर आ रहा है उतना करंट इधर वापस चला जा रहा है अकॉर्डिंग टू प्लेन्स मिरर सिमेट्री, ठीक है। तो अब हमारा सर्किट देखो सिंप्लीफाइड हो गया, अब हमारा सर्किट हो गया सिंप्लीफाइड। बोलो कैसे? तो अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, अब ये बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो, ये R है, ये R है, ये भी R है, ये भी रेजिस्टेंस R है, ये भी रेजिस्टेंस R है, ये भी रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो तो ये दो तो आपके सीरीज में हो गए, तो इसको सिंप्लीफाई करना है अब आपको।
ये 2R हो गया और ये इसके साथ पैरेलल में हो गया, है ना। तो इसको सिंप्लीफाइड करके ऐसे बना सकता हूँ, 2R और R पैरेलल में हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस R, तो ये हो जाएगा 2R/3, है ना। ऊपर का रेजिस्टेंस आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 2R/3। सिमिलरली नीचे का रेजिस्टेंस भी आ जाएगा आपका कितना, सिंप्लीफाई करके 2R/3। ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है ना। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए अगेन, तो पैरेलल में तो वापस आप क्या करोगे, 2R/3 इंटू 2R/3, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 2R/3 प्लस 2R/3 मतलब 4R/3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, R से R कट गया, 4 से 4 भी कट गया, तो क्या बचा, क्या फिर R/3 बच गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, R/3 के बराबर। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, कैसे हमने मिरर सिमेट्री लगाया और कैसे हमने फ्रॉड जंक्शन को एलिमिनेट किया, है ना। कई बार आपको ऐसा फ्रॉड जंक्शन दे देता है पेपर में, जहाँ पे जंक्शन होता नहीं है लेकिन जबरदस्ती का जंक्शन वो क्रिएट करता है वहाँ पे, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप ट्राई करो जरा, आपसे बनता है कि नहीं, है ना। सब लोग ट्राई करोगे, यस, हाँ कि ना। क्या आप सब लोग ट्राई करोगे इस तरह का क्वेश्चन? चलो बहुत बढ़िया। एक सवाल और देता हूँ, आप सब ज़रा ट्राई करके देखो कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। आ जाओ देखो इधर, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट आज आपके सॉल्व हो जाएंगे। सपोज करो आपको इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, ये आपका पॉइंट A है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अच्छा इसको मैंने नीचे भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट किया, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से सपोज करो आपको कोई सर्किट दे दिया, अब देखने में तो काफ़ी डरावना सा लग रहा है ना। सबका रेजिस्टेंस R दे दिया और बोला गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका फाइंड करना है। क्या आप लोग ट्राई करोगे एक बार या फिर मैं बताऊं? यस, एक ट्राई मेरे ख्याल से आपको खुद से देना चाहिए। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहले ही बता रहा हूं। बोर्ड में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते कभी भी, बोर्ड वाले बिल्कुल परेशान ना हो, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, एमसीक्यू में, जेई लेवल पे आएंगे, ठीक है। बोर्ड में कभी नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन। चलो सब लोग ट्राई कर रहे हो क्या? थोड़ा टाइम आप लोगों को दिया है मैंने, 2-4 मिनट ले लो।
लेकिन एक बार खुद से ट्राई मारो, है ना, तो आपको पता चलेगा। प्रियांशी ओझा का आंसर भी आ गया 4r/5। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर के बराबर आ रहा है। ललित का आर आ रहा है। अच्छा, प्रियांशी का 4r/5 आंसर आ रहा है। बाकी बच्चों का क्या आंसर आ रहा है? अच्छे से ट्राई करो, कोई जल्दबाजी मत करो। और किसी ने ट्राई किया? मितेश का भी 4r/5 आ रहा है। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते, आ जाओ देखते किसका आंसर सही निकला। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा, मिरर सिमेट्री लगा देता हूँ। यहाँ पे एक मिरर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मिरर लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही मिरर लगाया तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, देखो मिरर लगाने का क्या बेनिफिट हुआ। सपोज करो यहाँ से आपका आई करंट आ रहा था, है ना, यहाँ पे आपका करंट गया I1, यहाँ पे आपका करंट गया I2, यहाँ पे आपका करंट गया I3, है ना। लेकिन हम सबको पता है I1, I2, I3 का वैल्यू सेम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस आपका सेम है। जितना करंट ये रेजिस्टर लेगा उतना करंट ये रेजिस्टर लेगा, उतना करंट आपका ये रेजिस्टर। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मिरर अप्रोच लगा रहे हैं, है ना, मिरर अप्रोच लगा रहे हैं, तो जो ये वाली सर्किट के अलॉन्ग होगा वही ये सर्किट के अलॉन्ग भी होगा। अगर यहाँ पे आपका करंट I1 जा रहा है तो यहाँ भी आपका करंट कितना जाना चाहिए, बताओ?
ये वाली ब्रांच में आपका करंट कितना जाना चाहिए, I1 ही जाना चाहिए ना। मिरर अप्रोच लगा रहे हैं ना हम, इसका मिरर इमेज है ये, इसका मिरर इमेज है ये, इसमें I2 जा रहा है तो इसमें भी I2 जाना चाहिए, और इसका मिरर इमेज है ये, अगर इसमें I3 जा रहा है तो इसमें भी क्या जाना चाहिए, I3 जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो जितना करंट यहाँ से I2 जा रहा है वो सारा का सारा इधर ट्रांसफर हो जा रहा है, जितना करंट I1 यहाँ से जा रहा है वो सारा का सारा इधर ट्रांसफर हो जा रहा है ना, और I3 करंट जो जा रहा है वो इधर ट्रांसफर हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस जंक्शन का कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा है ना। यहाँ से आप देखो फिर से जो आपकी करंट डिवाइड होगी, अगर यहाँ पे सपोज करो आपका I4 करंट जाता है ना, और यहाँ पे आपका I5 करंट जाता है, तो अकॉर्डिंग टू मिरर सिमेट्री यहाँ पे भी कितना जाना चाहिए आपका, I4 ही जाना चाहिए। यहाँ पे भी कितना जाना चाहिए आपका, I5 जाना चाहिए। मिरर इमेज लेके देख लो। तो कहने का मतलब ये जितना करंट यहाँ पे I4 जा रहा है उतना करंट यहाँ पे वापस आ जा रहा है, I4 का I4। तो ये जंक्शन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जंक्शन से करंट तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है। I4 इधर से जा रहा है, I4 इधर से बाहर आ रहा है, I2 इधर से जा रहा है, I2 इधर से पूरा का पूरा बाहर आ रहा है। और सपोज करो यहाँ पे आपका I6 ले लेता हूँ और यहाँ पे आपका I7 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ले लो। तो यहाँ पे I6 जा रहा है तो यहाँ पे भी I6 ही बाहर जा रहा है, क्योंकि मिरर इमेज देख लो, मिरर इमेज बना के देख लो। इसका मिरर इमेज ये बनेगा, I6 का इमेज I6, I7 का इमेज I7। बात समझ आ रही है आपको? पूरा का पूरा नेटवर्क आपका मिरर इमेज में कन्वर्ट हो। तो ये जो जंक्शन है इसका कोई सेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि जितना करंट इस पे आ रहा है उतना करंट वापस चला जा रहा है। I6 करंट इधर से आ रहा है, I6 करंट इधर को चला जा रहा है। I2 करंट इधर से आ रहा है, I2 करंट इधर को चला जा रहा है। अच्छा, I4 करंट इधर से आ रहा है, I4 करंट वापस चला जा रहा है। तो जंक्शन का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। जंक्शन का मतलब तो तब होता है जब उस पे आके आपकी करंट कहीं पे डिवाइड हो रही, तब तो जंक्शन का मतलब होता है। अगर करंट आपकी डिवाइड ही नहीं हो रही है, सेम करंट आ रही है, सेम करंट जा रही है, सेम करंट आ रही है, सेम करंट जा रही है, सेम करंट आ रही है, सेम करंट जा रही है, तो जंक्शन का क्या मतलब हो? मतलब ये जो जंक्शन है आपका, दिस इज योर फ्रॉड जंक्शन। ये जंक्शन कैसा है आपका? फ्रॉड जंक्शन, झूठा है, उल्लू बना रहा है हमको। ये जंक्शन हमको उल्लू बना रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट कैसा बनेगा ध्यान से देखना। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट आपका इस तरह से बनेगा। देखो, ये आपका सर्किट था, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपका कुछ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस था, ठीक है। वो जंक्शन हमारा फ्रॉड है ना, वो जंक्शन हमारा फ्रॉड है। ये रेजिस्टेंस ऐसे, ये रेजिस्टेंस ऐसे। तो जंक्शन फ्रॉड है तो उसका रेजिस्टेंस फ्रॉड में कहलाया जाएगा, इस तरह से पास होता है। तो मैंने वो जंक्शन को रिमूव कर दिया, मैंने वो जंक्शन को ही क्या करा, रिमूव कर दिया। मैंने उस जंक्शन को ही रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे जब आपका रेजिस्टेंस आएगा इस तरह से वो पास हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से वो जंक्शन ही हटा दिया क्योंकि वो जंक्शन फ्रॉड था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। तो अब आपका देखो रेजिस्टेंस सिंप्लीफाइड हो जाएगा। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी बन गया है ना। अब ये पॉइंट आपका A हो गया और ये पॉइंट आपका B हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये दो रेजिस्टर आपके सीरीज में हो गए, ये वाला R और ये वाला R है ना, तो ये हो गया 2R। सिमिलरली ये भी आपके सीरीज में हो गए, ये R और ये R भी आपका सीरीज में हो गया, ये भी 2R हो गया। अच्छा, 2R इसके साथ पैरेलल में हो गया है ना। चलो इसको सिंप्लीफाइड करके थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बन जाए। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। अब खैर आप सॉल्व इसको कर सकते हो, आपको इतना टफ नहीं है ये, लेकिन फिर भी चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाइड बना लेते हैं।
तो मैं इधर ही लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके। जैसे ये सीरीज़ में हो गया तो ये हो गया 2R और R पैरेलल में हो गया है ना, तो 2R और R का इफेक्टिव कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2R/3। तो मतलब यहाँ पे आपका R है, यहाँ पे आपका 2R/3 R, यहाँ पे भी आपका R। अच्छा, यहाँ पे सेंटर लाइन में आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, ठीक है। और नीचे कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे भी सेम होगा, ये R और ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव 2R/3, इसको सॉल्व करोगे तो, और ये रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा R, ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट्स आपका हो गया A और ये पॉइंट आपका हो गया B, ठीक है। अब अगर बड़े ध्यान से देखो तो ये वाले 3 सीरीज़ में हो गए, ऊपर वाले, और नीचे वाले भी 3 सीरीज़ में हो गए। तो इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, R + 2R, सो 2R + 2R/3 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 + 2 8R/3 है ना। तो 8R/3 आपका ऊपर हो गया, 8R/3 आपका नीचे हो गया है ना। 8R/3 आपका ऊपर हो गया और 8R/3 आपका नीचे हो गया, और सेंटर में कितना हो गया 2R हो गया। अब ये तीनों आपके पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो पॉइंट आपका A और ये पॉइंट आपका B, अब ये तीनों आपके पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में वापस आप कैसे लिखोगे इसको, 1/R = 3/8R प्लस 1/2R प्लस 3/8R विच इज इक्वल टू 1/R। ये आपका R इक्विवेलेंट हो। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 8R, और ये हो जाएगा आपका 3 + 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो जाएगा 8R/10 हो जाएगा, है ना। सबका यही आ रहा था क्या, 4R/5, हाँ 4R/5 सही है। कितनों का ये आंसर आया था, यस 4R/5 जिसका आंसर आया था बिल्कुल करेक्ट है। मितेश का सही आया था, प्रियांशी का सही आया था, है ना। चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लोगे, सिंपल वाले, है ना। अरे बाकी बच्चे सो गए क्या, ज़्यादा टफ लग गए क्या ये, कहाँ गए बाकी लोग। यस भागी गया। अरे इतना भी टफ नहीं है, सिंपल है, अगर आप समझ जाओ तो ज़्यादा टफ नहीं है ना। एक बार आपको समझ आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। अटेंडेंस लेना पड़ेगा लगता है मेरे, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। आ जाओ एक और सर्किट करते इस तरह का। आप लोग ये आंसर निकालो अब, है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है सर। चलो एक और सर्किट देता हूँ, निकालो। सपोज करो आपको ऐसा सर्किट दिया हो, ठीक है।
सबका रेजिस्टेंस R ले लो. Find the equivalent resistance across A and B. Find the equivalent resistance across A and B. सब लोग ट्राई करेंगे. सब लोग ट्राई कर रहे हैं ना. अरे सो तो नहीं गए सर. दिवाली नहीं रंगोली केम बनाओ छो. दिवाली नहीं रंगोली. दिवाली की रंगोली तो अभी बनाई नहीं है मैंने. वैसे तो आजकल ना रंगोली बनाने के बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है मार्केट में. उनका स्टेंसिल आता है, वो स्टेंसिल रख दो और उस पर पाउडर लगा दो, रंगोली बन गई. घर बैठे बैठे आप एक्सपर्ट बन सकते हो, है ना. तो आपको ड्राइंग आती हो कि नहीं आती हो, इट डजेंट मैटर. लेकिन आपके पास कितना बढ़िया डिज़ाइन वाला स्टेंसिल है, आप उतनी अच्छी रंगोली बना सकते हो. अच्छा, कई लोग तो क्या करते हैं, स्टिकर चिपका देते हैं. आजकल मार्केट में स्टिकर भी बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल, है ना. तो स्टिकर्स क्या करते हैं, घर के दरवाजे के आगे ऐसे पेस्ट कर देते हैं. तो वो रेडीमेड रंगोली हो गई, है ना. कई लोग स्टिकर्स लगा देते हैं, कई लोग स्टेंसिल से बना लेते हैं. कईयों की ड्राइंग सही में बहुत अच्छी होती है, तो वो खुद के हाथ से ड्रॉ करते हैं, है ना. जिनकी ड्राइंग रियली में बहुत अच्छी होती है, वो अपने हाथों से रंगोली बनाते हैं. वैसे ड्राइंग करना ना बहुत अच्छी चीज़ है. जो लोग ड्रॉ नहीं भी करते, अगर वो भी ड्राइंग करें, भले कुछ भी नहीं आता हो, कलर और वाइट पेपर लेके बैठ जाओ घर पे, और कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता है मान लो आपका, ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ आपको बता रहा हूँ. तो एक ड्राइंग बनाओ अपनी मनपसंद की, जो भी आपको अच्छा लगता है. पेड़ बनाना है, घर बनाना है, कुछ भी बनाओ और उसमें कलर करो, ठीक है. तो उससे क्या होता है, एक्चुअली हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन. तो राइट ब्रेन जो आपका होता है वो इमेजिनेशन करने वाला होता है ना. लेफ्ट ब्रेन आपका होता है वो सारा लॉजिकल वर्क करता है ना. तो उस तरह से आप ड्राइंग जब करते हो तो आपका इमेजिनेशन वाला पार्ट वर्क करना स्टार्ट करता है, तो लेफ्ट ब्रेन को थोड़ा आराम मिलता है, ठीक है. तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है. कभी कभी ये दोनों ब्रेन्स आपके एक साथ वर्क कर, दोनों पार्ट ऑफ ब्रेन एक साथ वर्क करते रहते. तो काफ़ी अच्छी हीलिंग टेक्निक है ये, आप लोग ट्राई करके देख सकते हो. सर तमारे वो खबर छे ने. नहीं, वो खबर न थी. जितना मुझे पता है उतना ही बता रहा हूँ आपको. ये मैंने खुद पे टेस्ट किया हुआ है, तो मेरे पे तो एप्लीकेबल है. आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो. ठीक है. डोरेमोन, हाँ डोरेमोन बहुत अच्छा है, बढ़िया बढ़िया गैजेट्स है उसके पास, तो काफ़ी अच्छी ड्राइंग बना सकते हो. डोरेमोन को भी ड्रॉ कर सकते हो.
किसी किसी की फ़ोटो देख के आपको हंसी आ जाती है, कॉमेडियन है जो आपका फेवरेट स्टार है उसका ड्राइंग बनाओ, ठीक है। किसी का फेवरेट नोबिता है क्या? कंप्यूटर है, बाबूराव, शक्तिमान, हाँ बहुत सारे ऑप्शंस एप्लीकेबल है। ठीक है, बाबूराव बनाओ, शक्तिमान बनाओ। इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? आर के बराबर आ रहा है। अच्छा, आंसर भी निकाल दिया देखो लोगों ने, शकला का बूम बूम। बस बेटा, कितने नाम है आप लोगों के? हागी मारू, हागी मारू क्या है ये? नया मार्केट में आया क्या ये? अच्छा अच्छा, बहुत सारे कार्टून्स। मेरे ख्याल से आप लोग कार्टून ही देखते हो क्या पूरा दिन? इतने सारे नाम आप लोगों को पता रहते हैं? कार्टून बन गए हो लगता है, कार्टून देख देख के। हाँ देखो, प्रियांशी का भी आंसर आ गया, और किसका आ गया? सबके आंसर आ जाने चाहिए बेटा, अब कार्टून ही देखते रहोगे नहीं तो। ललित का भी आ गया है ना। आऊ केવું नेम छे? हागी मारू बहुत घटिया नाम है बेटा, हटा दो, ऐसे कार्टून मत देखा करो। चलो आ जाओ इधर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो आप लोग तो। पेपा पिग देखो, बस बेटा बस, बहुत सारे, पता नहीं कैसे अजीबोगरीब नाम लेके आते हो। पेपा पिग नाम सुन के ही हंसी आ जाती। सिंचन देखो, वाह। चलो क्या किया आप लोगों ने इसका आंसर निकालने के लिए? जल्दी से बताओ, जिन्होंने आंसर निकाल दिया उन्होंने क्या किया? मिरर सिमेट्री लगा दिया क्या? यस, हाँ बहुत बढ़िया, मिरर सिमेट्री लगा दिया होगा तो आंसर करेक्ट आ गया, बिल्कुल सही बात है। चलो चेक कर लेते हैं इन्होंने आंसर सही निकाला है कि गलत निकाला है। मेरे ख्याल से सही लग रहा है। यहाँ पे आप एक मिरर लगा दो, ये वाली एक्सेस पे आप एक मिरर लगा दो, सबसे बढ़िया काम। जैसे ही मिरर लगाओगे तो ये दो रेजिस्टेंस तो आपके नेगलेक्ट हो जाएंगे। ये वाला रेजिस्टेंस गया, ये वाला रेजिस्टेंस गया, यहाँ पे आपने एक मिरर लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने मिरर लगाया, अब चेक करते कि ये जंक्शन फ्रॉड तो नहीं है गई, ये वाला जंक्शन। तो सपोज करो यहाँ पे आपकी करंट गई I1, तो यहाँ भी करंट क्या जाएगी? मिरर इमेज है तो I1, यहाँ पे करंट आपकी I2, यहाँ भी करंट आपकी I2 है ना। सिमिलरली यहाँ पे करंट I3, तो यहाँ भी करंट I3। तो कहने का मतलब ये I3 करंट यहाँ से जा रही है और वही करंट वापस बाहर आ जा रही है। I1 करंट यहाँ से जा रही है और सेम करंट यहाँ से बाहर निकल रही है। मतलब ये वाला जंक्शन आपका कैसा हो गया? फ्रॉड जंक्शन। ये जंक्शन कैसा हो गया आपका? फ्रॉड जंक्शन। तो बस अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, खेल ख़त्म। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये इस तरह से आपको डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। ये फ्रॉड जंक्शन है तो उस जंक्शन को हटा दो। नीचे वाला भी फ्रॉड जंक्शन है, उसको भी हटा दो। तो इस तरह से आपका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इन दो पॉइंट के अक्रॉस हमें निकालना, ठीक है। सिंपल हो गया ना। देखो अब ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों भी सीरीज में हो गए और आपस में ये पैरेलल में हो गए। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 2R और 2R। तो ये कितना हो जाएगा? 2R और 2R पैरेलल में हो गए, है ना। तो 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, तो ये तो R ही आ जाएगा। तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो R आ जाएगा। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा? R मिलेगा। नीचे वाले को सिंप्लीफाई करो तो अगेन आपको क्या मिलेगा? R मिलेगा।
अब ए और बी के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट निकाल दो। अब ये दो आपके पैरेलल में हो गए, तो इनको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, तो हो जाएगा आर बाई टू। आर बाई टू आना चाहिए, आर कैसे आ रहा है आपका, है बेटा आर बाई टू आना चाहिए। आर कैसे आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आपका आर बाई टू आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया होगा कहीं पे, इसका ध्यान रखना है बेटा। ऑप्शंस ना बहुत ही क्लोज दिए होते हैं एग्जाम में, आपको आर भी दिया होगा, ऑप्शंस इस तरह के दिए होते हैं, आपको आर बाई टू भी दिया होगा, आपको टू आर बाई दिया होगा, और आपको आर बाई फोर भी दिया होगा। ठीक है, इस तरह के बहुत क्लोज ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं एग्जाम। आर बाई टू इज द करेक्ट आंसर। दिस इज बाय यू कैन से योर मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब तो मेरे ख्याल से आपकी स्पीड आ जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस में। एक और सवाल कर लो, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अब कर ही रहे हैं तो अच्छे से एक और सवाल कर लो। सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई सर्किट दे दिया, ले जाओ ले जाओ। देखो इस तरह के इंटरेस्टिंग सर्किट्स आपको ज़रूर आप फेस करोगे एग्ज़ाम में, तो आपको आने चाहिए सॉल्व करने। ठीक है, अभी कहीं तो मिल जा। चलो, दिस इज योर पॉइंट ए and this is your point B. What is the value of R equivalent across A and B? सबकी वैल्यू आपको R दी हुई। What is the value of R equivalent across A and B? चलो सब लोग ट्राई करोगे, ट्राई करो फटाफट। बस सर बोर हो गए क्या? अरे लास्ट क्वेश्चन है बस, ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ये कंसेप्ट अच्छे से लर्न कर लिया है ना। और क्या ना, नहीं करना, इतना ज़्यादा बोर हो गए क्या? बच्चों की जान लोगे? अरे जान थोड़ी ले रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों की। बच्चों की जान लोगे, डायलॉग मारने में सब होशियार हो गए यहाँ पे ना। चलो ट्राई करके देखो क्या बनता है, क्या रिजल्ट निकलता है, पता तो चले। अच्छा ही बनेगा। बेटा मेरे को रैंक चाहिए सब लोगों की, है ना। हम इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि हम बोर्ड में 90% के ऊपर स्कोर करें और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमारा रैंक आए। इस उद्देश्य को हमेशा दिमाग में रख के आप तैयारी करोगे तो आप कभी भी नहीं थकोगे। ठीक है, जो बच्चे थक जाते हैं हमेशा अपने आप को याद कराओ अपना उद्देश्य। ठीक है, दिस इज योर लक्ष्य। ठीक है, अपने गोल को हमेशा याद रखो, दिस इज योर लक्ष्य। अच्छा, लक्ष्य से मुझे याद आया, लक्ष्य पे एक मूवी भी बनी हुई है, बहुत बढ़िया मूवी है, किसी ने देखी है? लक्ष्य बहुत अच्छी मूवी है, ऋतिक रोशन की। है ना, काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग बिल्कुल देखें, और उस मूवी को जितनी बार भी आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है, उस मूवी को मैं जितनी बार देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। इतनी अच्छी मूवी है, आप कभी उसको देख के बोर नहीं हो सकते, है ना। तो आप भले 5 बार देखो, 10 बार देखो,
बेटा समझ तो आई है, लेकिन कुछ कुछ मूवीज का चार्म होता है, बहुत अलग ही चार्म है उसका, है ना। समझ नहीं आई होगी मतलब तुम लोगों ने समझ क्या रखा है। सर मूवी नहीं समझ आई होगी तो 5-5 बार देख लो, ऐसा नहीं है। हाँ सुपर 30 तो देखिए बेटा। अच्छा सुपर 30 के पीछे कोइंसिडेंस क्या रह गया था। सुपर 30 जब मैंने देखी थी तब मैं कोटा में ही था। सुपर 30 का जब मूवी रिलीज हुआ था उस दिन मैं कोटा में था, और मैंने जैसी मूवी रिलीज हुई उसी दिन अपना शो बुक कर दिया हॉल में, सेम डे में पहुंच गया था मूवी देख। लेट नाइट का शो मैंने बुक किया था क्योंकि हमें शाम तो वैसे ही हो गई थी कोटा में, और उसके अलावा फिर रात का ही शो बचता था। तो मैंने रात का 12 बजे का शो लिया था, सबसे लास्ट वाला जो शो था 12 बजे का शो लिया था सुपर 30, और कोइंसिडेंटली मैं कोटा में ही था, तो काफ़ी अच्छा लगा, पूरा फीलिंग आ गया था कोटा का, उस मूवी को फील भी ले लिया था। क्या लवारा करते हो बेटा, लवारा नहीं है, सही बात है, मेरे पास प्रूफ भी है, किसको चाहिए हो तो मैं मैसेज करके दे दूँ, लवारा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, किसकी बात कर रहा है फिर। अच्छा आदि की बात कर रहे हैं। मितेश सैनी का आंसर आ गया R/2। चलो सब लोग निकालो बेटा आंसर, लवारे नहीं करो। मितेश सैनी का आंसर आ गया R/2। सबको ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई करो, जिन्होंने नहीं किया वो इधर देखें। सबसे पहले मिरर लगा दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे मिरर डाल दो, ज़्यादा कुछ नहीं समझ आया, यहाँ पे मिरर लगा दो। अब जैसे यहाँ मिरर लगाओगे तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका गायब हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस आपका छू मंतर हो गया। अब आपके पास देखो क्या बचा। तो सपोज करो यहाँ पे करंट आपकी I1 गई, तो मिरर इमेज ये बोलता है यहाँ से भी करंट I1 ही आएगी। यहाँ पे करंट आपकी I2 गई, तो मिरर बोलता है यहाँ पे भी करंट आपकी I2 ही आएगी। यहाँ पे करंट आपकी I3 गई, तो मिरर बोलता है यहाँ पे भी करंट आपकी I3 आएगी। ओ हो, मतलब ये जो जंक्शन है ये आपका फ्रॉड जंक्शन निकला, समझे आप बात को। जंक्शन कैसा हो गया आपका, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड। ये जंक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, जितनी करंट यहाँ से जा रही है उतनी करंट यहाँ पे वापस आ रही है, तो इस जंक्शन का तो कोई मतलब रह ही नहीं गया, इस जंक्शन का कोई सेंस नहीं रह गया, है ना। हाँ इस जंक्शन का कोई सेंस नहीं रह गया, ये जंक्शन आपका फ्रॉड जंक्शन है। तो अब आपका सर्किट इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, अब इसमें क्या ही दिक्कत है। अब तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना इसको। अब देखो ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर ये आपका सीरीज में हो जाएगा, और वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले दो रेजिस्टर आपके सीरीज में हो जाएंगे, और वो इन सब के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 2R, और ये हो जाएगा 2R, और ये हो जाएगा R। तो इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाए। तो ये एलसीएम कितना हो गया 2R, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1/R। तो R कितना हो जाएगा यहाँ से 2R/4, मतलब ये हो जाएगा R/2, ठीक है। R/2 इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, R/2 इज योर करेक्ट आंसर। चलो यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा।
अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, कल हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सर। ओके बेटा।